हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आपके पास बजट है 12 लाख रुपए का और चाहते हो एक स्पोर्टी कार लेना, तो ये अब आ गई है मार्केट में। ये है Hyundai Venue N Line। तो कुछ इस टाइप की इसकी की है, और नॉर्मल वाली वेन्यू में भी और इसमें भी सेम ही की है। एन लाइन की में या तो कोई रेड एक्सेंट होता है या फिर कोई स्लीक टाइप से की होती तो ज़्यादा मज़ा आता। फिलहाल फीचर जो है इसमें वो लॉक अनलॉक, यहाँ पे होल्ड टू बूट ओपनर, और ये वाला पोर्शन जो है वो खाली है। फ्रंट से देखोगे एन लाइन को, यहाँ पे एन लाइन की बैजिंग है। वही क्वाड लाइट्स हैं इसके अंदर एलईडी। अगर ये 8 हो जाती एक तरफ तो वो ऑक्टा बन जाती, लेकिन डीआरएल भी सेम है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो ऐसे करके ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये शार्प सनलाइट में इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ तब भी इतना तेज़ जो है वो दिख रहा है। यहाँ से एयर वेंट्स, और ये एयर वेंट्स फंक्शनल हैं बिकॉज यहाँ से जो है इन्होंने डक्ट बना रखे हैं इस तरफ से। लेकिन सबसे प्यारी और सबसे अच्छी जो एक्यूरेट जो चीज़ लगती है वो है इसके ये एलॉय व्हील्स। ये एलॉय व्हील्स 17 इंचेस के हैं। जो कैलिपर कवर है वो भी रेड कलर का दे रखा है। बेसिकली कवर नहीं है, वो कैलिपर कोई कर दिया इन्होंने रेड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा दिखता है। साइड प्रोफाइल जो है ना ओवरऑल कार की सेम ही है, लेकिन बस जगह जगह पे ये एन लाइन की जो ब्रांडिंग है, बैजिंग है, वो दे रखी है। जैसे कि ये डुअल टोन है। अब ये डुअल टोन है तो इसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है इसमें। फिर ये जो है यहाँ पे देखोगे तो रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर आफ्टर मार्केट लग जाएंगे नो डाउट, लेकिन पीछे ये जो पार्ट है ये अभी इतनी जल्दी आफ्टर मार्केट आएगा नहीं, बिकॉज ये है रूफ माउंटेड स्पॉयलर। और देखने में और फंक्शनैलिटी वाइज भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद आ जाए, बिकॉज देखने में तो अच्छा है। अब फंक्शनैलिटी में कितना अच्छा होगा वो बात अलग है। लेकिन बाहर से देखोगे, बैक से देखोगे, साइड से देखें या फिर इसको इस वाले एंगल से देखोगे, तो ये एक नॉर्मल वेन्यू ही है। आप एक नॉर्मल वेन्यू लेके उसमें एनलाइन वाले एक्सेंट ऐड करवा सकते हो। मेन चीज़ पता है कहाँ आती है? अंदर से। और अंदर से ये कार को आप चेंज नहीं करवा सकते हो चाहे कितने पैसे दे देना आफ्टर मार्केट, बिकॉज अंदर से ये कार कुछ ऐसी सी लगती है। ये पूरा ब्लैक है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक का शौकीन नहीं हूँ, बट बहुत सारे जो स्पोर्टी लोग हैं वो ब्लैक के शौकीन हैं। एन लाइन में भी यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि फीलिंग एक स्पोर्टी वर्जन वाली है। इसको ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे ही है, स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, बट यहाँ पे ये रेड कलर का दिखता है तो बहुत बढ़िया लगता है। जो स्टीयरिंग है इसका वो कुछ इस टाइप का है, जो कि एक अच्छी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार वाला फील देता है कि हाँ भाई स्टीयरिंग चेंज होने की वजह से ना स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आ गई है। अब क्या है कि ये तो हमने नॉर्मल वेन्यू में भी देखा कि यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल और एडास से रिलेटेड जो फीचर है वो यहाँ पे है। मोड्स वगैरह और मीडिया कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे है। ये नॉर्मल वेन्यू में भी है। पैडल शिफ्टर्स नॉर्मल वेन्यू में भी मिलेंगे दोनों तरफ। तो फिर इसमें नया क्या है अभी नया बताऊंगा, बट उससे पहले ये देखो तो टर्न इंडिकेटर एंड लाइट्स के यहाँ पे हैं एंड वाइपर कंट्रोल यहाँ पे है। नया क्या है कि जो आपको नॉर्मल मेन्यू में यहाँ पे वो मोड का बटन मिलता है ना, वो स्टीयरिंग पे डाल दिया। अब ड्राइव मोड और ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे एक ही बटन आता है नॉर्मल वेन्यू में। इस वाली वेन्यू में जो है यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्ट कर दूंगा मैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो है ये वाला बटन क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखना मोड चेंज होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइव से रिलेटेड है, तो नॉर्मल पे करते हैं इसको या स्पोर्ट्स पे करते हैं। ये जो बटन है इस पे ये ट्रैक्शन लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्शन मोड का ही काम करेगा। अब जैसे ही मैं इसको ट्रैक्शन करता हूँ तो कैमराज, हाँ यस, तो ये जो है स्नो मड और ये सैंड वाले मोड पे चला जाता है। अंदर से देखोगे गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन वो चेंजेस हैं जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जैसे कि रेड एक्सेंट, ये जो एम्बिएंट लाइट भी है ये भी रेड है। सब कुछ ब्लैक होने की वजह से रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से काम कर रहा है, नो डाउट बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हाँ एक और बात, जगह जगह पे आपको ये वाले जो रेड एक्सेंट है ना ये ज़रूर दिखेंगे। और यार फिर वही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे जो भी फीचर्स हैं वो ऑलरेडी हमने वेन्यू वाले वीडियो में देख लिए। ये तो बस मैं वो बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे आपको एन जैसे कि ये बैजिंग दिख गई है यहाँ पे। फिर जैसे अगर इलेक्ट्रिक सनरूफ की बात करूँ, इसको इलेक्ट्रिक सनरूफ कह के इतना ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है। भाई इलेक्ट्रिक ही होते हैं सनरूफ, हाथ से खोलने वाले ज़माने चले गए। अब ये है सिंगल पैन सनरूफ, इसको सिंगल पैन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर एक लड़का है 12 लाख रुपए का उसका बजट है, एक स्पोर्टियर कार चाहिए, तो उसके लिए कैसी हो सकती है, चलाने में कैसी है वो भी देखेंगे। बट इंटीरियर वाइज यहाँ पे ब्लैक है और इसमें भी ये हेलोजन ही लाइट्स है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हेलोजन। और यहाँ पे भी देखोगे वैनिटी मिरर में तो यहाँ पे कोई लाइट जैसा नहीं है, बिकॉज ये जो है ना 10-11 लाख 12 लाख रुपए से 16-17 लाख रुपए तक जा रही है। तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं
और बहुत सारे फीचर्स नहीं है। चार्जिंग पैड वगैरह यहाँ पे USB से रिलेटेड, और जो वेंटिलेशन है सीट में, फ्रंट सीट के अंदर जो वेंटिलेशन है, और ये वेंटिलेशन बहुत अच्छे से काम करता है। टर्बो वाले जितने भी मॉडल हैं उनके जो एसीज हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट हाँ ये नॉन टर्बो के जो एसी है ये थोड़े से मेरे को ऐसे लगते हैं कि जैसे ना जोर लगा रही है एसी। अब जितना जोर लगाएगा इंसान उतना कम ही काम कर पाएगा, बट हाँ जोर तो लग रहा है एसी में। और चलने में कैसी है वो देख लेते हैं। इन टाइप्स की कार्स में ये जो इको और नॉर्मल मोड होते हैं ये इसीलिए डाले जाते हैं कि कभी अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो वहाँ पे आपको माइलेज चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आप तेज़ नहीं भगा सकते। लेकिन मैं आज फैमिली के साथ नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ स्पोर्ट्स मोड, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ स्पोर्ट्स मोड। अब स्पोर्ट्स मोड क्या है कि अभी मैं गोवा में हूँ, तो गोवा एक क्राउडेड सिटी है, छोटी सिटी है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको इसकी पावर देखनी हो तो जब थ्रॉटल दोगे तो एक फील आता है, एक पंच है। जबकि 1000 सीसी का ही 1 लीटर इंजन है, इनलाइन 3 ही है, उसमें कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट नहीं निकाल के दे रहा है। बट इसमें एक एडवांटेज है, इसके अंदर टर्बो चार्जर मिलता है। अब टर्बो चार्जर कब किक इन होता है? जब आरपीएम थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब जब आरपीएम आपको बढ़ाने है उसके लिए आपको थ्रॉटल देना पड़ेगा, तो वहाँ पे थ्रॉटल और इंजन का जो रिस्पॉन्स मेंटेन करता है वो होता है ट्रांसमिशन। ये है डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि DCT। अब 2 क्लच होते हैं और गेयर इसकी जो होती है वो डिफाइंड होती है, बट उसमें भी यहाँ पे जो होता है जैसे कि हर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर हम थ्रॉटल देते हैं ना तो हूँ की आवाज़ जो है वो आती है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं ऐसे, जैसे कि मैं अंडर 20 की स्पीड पे चलूंगा। अब अंडर 20 की स्पीड पे जब मैं स्टीयरिंग मोड़ता हूं तो ये देखना कि कार की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी। अब मैं 90 डिग्री मोड़ दूं तो ऐसा नहीं कि कार 90 डिग्री मुड़ जाएगी, जैसे कि ऐसे। और यही सीन मैं राइट में भी करूँगा ये। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी कार को स्पोर्टियर दिखाया जाता है बट वो इंटरनली एक फैमिली कार होती है, तब उसके अंदर ये 82, 84, 85% के आसपास शार्पनेस होती है स्टीयरिंग में। कुछ कार्स में डायनेमिक स्टीयरिंग्स आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही इको मोड लगाओगे ना स्टीयरिंग सॉफ्ट हो जाता है, जैसे स्पोर्ट्स मोड लगाते हो तो ये स्टीयरिंग स्टिफ हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रिकली काम करता है, जैसे कि जो मोटर होती है और उसका गियर रेशो। जैसे कि एक कंपनी है उसका नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने डायनेमिक स्टीयरिंग जो है वो अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में भी दे रखा है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती वेन्यू में। बाकी वेन्यू की जो ड्राइव क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट वैसी है जैसे ये नॉर्मल वाली हमारी वेन्यू है, बट इसको थोड़ा सा एग्रेसिव लुक वाइज और थोड़ा सा अच्छे से कपड़े पहना के, और जो ड्राइवर होता है उसको ऐसा सा दिखाया है कि हाँ तुम कुछ एक एग्रेसिव एक स्पोर्टियर एक कार चला रहे हो। तो अब बात आती है कंक्लूजन की, क्योंकि कंक्लूजन के बिना वीडियो किस काम का। तो भाई ये जो L9 वेरिएंट है ये है किन लोगों के लिए, कौन लोग सोच रहे हैं इसकी तरफ। L9 का मतलब है स्पोर्टी, मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा टॉर्क। लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग हुंडई ने जो L9 वर्जन लेके आए हैं उसमें थोड़ी सी कम पावर दी है, बिकॉज जो बाहर L9 चलते हैं ना उनमें 1.6, 1.8 लीटर इंजन होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, फीचर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन पैसे भी ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचो कि अगर आपको L9 वेरिएंट 20 लाख रुपए में मिले तो क्या लोगे वेन्यू का? नहीं ना, 20 लाख रुपए में बहुत सारी और गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो इंडियन स्पेसिफिक L9 वेरिएंट है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पावर चाहिए अपनी कार से, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वेन्यू ही लूँगा लेकिन मैं L9 वेरिएंट लेता हूँ क्योंकि वो स्पोर्टी है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन में होंगे। बिकॉज जो L9 वेरिएंट है उसमें 1 लीटर इंजन यूज हुआ हुआ, यानी कि 1000 सीसी का इनलाइन 3 टर्बो चार्ज ये इंजन है, जो कि फिक्स्ड टर्बो चार्जिंग के साथ में आता है, जिसकी की पावर मैं आपको बताऊं तो 118 यानी कि 118 bhp देता है एट 6000 आरपीएम पे, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू है। 6000 आरपीएम इज मैसिव वैल्यू आरपीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार तब जाके 118 ये जो है bhp पकड़ पा रही है। bhp मीन्स जब आप स्पीड में जा रहे हैं। अब आती है टॉर्क की बात कि आप स्टैटिक खड़े हैं और आपको पिकअप लेना है, एकदम से उठनी चाहिए कार, पैपी होनी चाहिए, उसमें काम आता है टॉर्क, जो कि इसका है ओनली 172 Nm ऑफ टॉर्क, जो स्टार्ट हो जाता है 1500 आरपीएम से और पहुंचता है 4000 आरपीएम की पोजीशन पे, पूरा मिलेगा वहां पे। कार जो है ना दिखने में बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर एक एडिशनल फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एग्जॉस्ट जो पीछे साइड माउंटेड है, राइट साइड पे माउंटेड है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो उसका जो साउंड है वो ऐसा है, गुड 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 गुड, बहुत सही। मतलब आपको जो है विंडोज में से हल्की हल्की सी जो है रिदम आती है, आपको मजा आएगा कि मैं कुछ कार ड्राइव कर रहा हूँ, मजा सा आ रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि L9 वर्जन मुझे लेना है लेकिन पावर के लिए लेना है,
तो मत लेना, बिकॉज N-Line वर्जन से ज़्यादा पावर तो डीजल वाला दे रहा है ऑटोमेटिक। अब ये जो डीजल वेरिएंट है, ये जो ऑटोमेटिक डीजल वाला वेरिएंट है, ये भी उसी ही कैटेगरी में आ रहा है 12.5-13 लाख रुपए की। इसके अंदर आपको 114 bhp का पावर मिलता है एट 4000 आरपीएम पे। अब यहाँ पे हमें पावर जो है 4 bhp कम मिल रही है, लेकिन कम आरपीएम पे मिल जाती है। वरना N-Line वेरिएंट में हमें 118 यानी कि 4 bhp ज्यादा मिल रही है, लेकिन 8000 आरपीएम पे जा रही है, ऑलमोस्ट डबल। तो यहां पे पहले ही फर्क क्रिएट हो गया। अब आती है टॉर्क की बारी। तो भाई इसके अंदर 250 Nm ऑफ टॉर्क है, जिसका फील एंड पंच स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है। 1500 आरपीएम से ये टॉर्क जो है देना स्टार्ट कर देता है। जब इसकी टॉर्क या पूरी वैल्यू खींचोगे ना, तो वो सिर्फ 2750 यानी कि 2750 आरपीएम तक ही आप जाओगे, आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी। इट मींस कि जो डीजल वाली कार है, उसको आप जैसे ही चला रहे होगे तो आपको झटका लगेगा, उठोगे ऐसे ऐसे करके ब्रेक लगेगी और फिर फील आएगा कि हाँ मैं कुछ पावरफुल चीज चला रहा हूँ बिकॉज ऑफ टॉर्क। क्योंकि टॉर्क काम करता है स्टार्टिंग में, इनिशियली कार को मूव करने में और उठाने में टॉर्क ही काम आता है। टॉर्क होता है खींचने की शक्ति। यहाँ पे खींचने की शक्ति इसमें N-Line वेरिएंट से ज्यादा है, लेकिन अब N-Line वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ 172 Nm ऑफ टॉर्क की वजह से आपको स्टार्टिंग के अंदर लगेगा कि यार कार तो बहुत ज्यादा स्पोर्टी है, लेकिन पिकअप में थोड़ा सा लैग है, लगा मुझे। और वो भी यार मतलब समझ लो कि 1500 आरपीएम से स्टार्ट होता है, 4000 आरपीएम पे जाता है। आपको रेव करना पड़ेगा, थ्रॉटल बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके आपको पावर मिलेगी। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना पैसा डाल रहे हो और पैसा डाल रहे हो ये सोच के कि मैं N-Line वर्जन लूँ, वो क्योंकि पावरफुल है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि N-Line वर्जन जो होता है वो स्पोर्टी होता है, वो पावरफुल होता है, वो तेज़ भागेगा। बट N-Line वर्जन स्पोर्टियर होता है, तेज नहीं होता। तेज का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या है तेज का मतलब? जिसके अंदर पावर हो, जिसके अंदर पंच हो। दूसरा एक पॉइंट कि अगर आप इतने पैसे दे रहे हो तो ये सोच के देना कि आपको विजुअली बहुत सुंदर कार देखने को मिलेगी, जिसके इंटीरियर्स बहुत सुंदर हैं, अंदर सारा ब्लैकिश है। बहुत सारे लोगों को ब्लैक वाला जो इंटीरियर्स हैं वो पसंद आते हैं, पर पर्सनली मुझे बिल्कुल ब्लैक पसंद नहीं आता। मुझे तो जो नॉर्मल वेन्यू है उसका जो वो मार्बलिश जो कलर है वो ज़्यादा पसंद आया। तीसरा मेरा पॉइंट, जो साउंड, जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन, जो रेड एक्सेंट है, वो आपको नॉर्मल वेन्यू में नहीं मिलेंगे, वो आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। तो ये तो हो गया कंक्लूजन। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अब कौन सी वाली कार लेनी है वेन्यू में अगर जा रहे हो। तो आपके पास अगर बजट है ना बहुत कम, तो वेन्यू का बेस मॉडल बुक करा लो, सेकंड बेस बुक करा लो, बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस तक ये कार जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके ऊपर जैसे ही जाओगे ऑटोमेटिक वगैरह में, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। बट आप अगर बुक कराना चाहते हो वैल्यू फॉर मनी वाले वेरिएंट, बेस, सेकंड बेस, या सेकंड बेस वाला तो मुझे इसका लग रहा है कि भैया वो सही में कमाल कर देगा, बिकॉज ऑफ उसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, ज़्यादातर फीचर भी उसके अंदर मिल रहे हैं। उसमें आप धीरे धीरे करके, जैसे आपके पास में पैसे आते रहे, चीज़ें ऐड करते रहना। ऐड करनी हो तो करना, नहीं करनी हो तो मत करना। अगर आपको कंपनी से ही बनी बनाई चीज़ चाहिए तो फिर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जा सकते हो। और वीडियोस देखने के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वॉचिंग किंग इंडियन चैनल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।